बाजार से खरीदे गए 4 सेब। हम्म। पहला, जिसका छिलका एकदम 1 रुपए के आकार में पूरी तरह गल चुका है। हम्म। दूसरा, जो आधा सड़ा हुआ है। तीसरा, जो दबकर बिल्कुल पिचक गया है। और जो चौथा है, वो देखने में तो बेदाग है, लेकिन उसमें बेरों जैसा एक काला सुराख है। मतलब एक ही लिफाफे में 4 अलग-अलग तरह के खराब सेब। बिल्कुल। और ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? ये असल में एक पूरे समाज के गिरते हुए नैतिक स्तर और हमारी अपनी कमजोरियों का एक बहुत ही सटीक एक्सरे है। तो इस गहन चर्चा में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, स्वागत है। आज का जो हमारा स्रोत है वो कोई अर्थशास्त्र की किताब या कोई नया रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि वो मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक बेहद कालजयी कहानी है, कश्मीरी सेब। हाँ, और दिलचस्प बात यह है ना कि ये कहानी भले ही दशकों पहले लिखी गई हो, लेकिन इसमें जो मानव मनोविज्ञान, उपभोक्तावाद और जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, यानी बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा कर लेने की आदत। एग्जैक्टली उस प्रवृत्ति पर जो टिप्पणियां की गई हैं, वो आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई हैं। सही कहा। और हमारा मिशन भी आज यही है। हम इस कहानी के जरिए उन गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बहुत ही साधारण सी रोजमर्रा की घटना हमारे पूरे सामाजिक ढांचे की पोल खोल सकती है। प्रेमचंद इस उपभोक्तावादी मानसिकता को सिर्फ एक सिद्धांत नहीं रहने देते, वो इसे बाजार के एक बहुत ही व्यावहारिक दृश्य से जोड़ते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत में ही लेखक समाज में आ रहे एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। और कहानी के उस हिस्से पर गौर करना बहुत जरूरी है जहां लेखक बताता है कि समाज में अब चीजों को देखने का नजरिया कैसे बदल रहा है। मतलब अब शिक्षित समाज में खाने को सिर्फ स्वाद या पेट भरने के लिए नहीं खाया जा रहा है। हाँ, वो नजरिया एकदम बदल गया है। सही कहा। भोजन को अब विटामिन और प्रोटीन के वैज्ञानिक चश्मे से तौला जाने लगा है। मुंशी प्रेमचंद यहाँ बहुत ही बारीकी से उस दौर के बदलते हुए उपभोक्ता मनोविज्ञान को पकड़ रहे हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण वो टमाटर और गाजर वाला है। मतलब स्रोत में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि टमाटर को पहले कोई सेंत में यानी मुफ्त में भी नहीं पूछता था। हाँ बिल्कुल, कोई भाव नहीं देता था। और गाजर की स्थिति तो ये थी कि वो या तो गरीबों का पेट भरने की चीज मानी जाती थी या फिर ज्यादा से ज्यादा अमीर लोग उसका हलवा बना के खा लेते थे। लेकिन जैसे ही ये बात फैली कि इसमें विटामिन और प्रोटीन मौजूद हैं, तो अचानक से ये दोनों चीजें मेजों का अनिवार्य हिस्सा बन गई। अगर इसके पीछे के मनोविज्ञान यानी व्हाई और हाउ को समझें, तो ये असल में बाजार द्वारा हमारी धारणाओं को बदलने का एक क्लासिक तरीका है। वो कैसे? मतलब किसी वस्तु का मूल्य अब उसकी सहज उपलब्धता या उसके स्वाद से तय नहीं हो रहा था। उसका मूल्य इस बात से तय होने लगा कि उस पर पोषण का कैसा ठप्पा लगा है। राइट। गाजर का गरीबों के पेट भरने से लेकर अमीरों की डाइनिंग टेबल तक का सफर असल में इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और तथ्य कैसे बाजार की मांग को रातों रात बदल सकते हैं। ये तो बिल्कुल आज के सुपर फूड्स वाले ट्रेंड जैसा लगता है ना? एग्जैक्टली। कोई एक साधारण सी चीज जिसे पीढ़ियों से कोई खास तवज्जो नहीं मिली, अचानक एक रिसर्च के बाद सुपर फूड का तमगा पा लेती है और उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में एक और बहुत गहरी तुलना है जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है। आम और सेब की तुलना। हाँ, वो बहुत दिलचस्प हिस्सा है। बनारस के लंगड़े, लखनऊ के दशहरी और बंबई के अल्फांसो, इन आमों की श्रेष्ठता की बात की गई है। कहा गया है कि रस और स्वाद में इनके टक्कर का फल संसार में दूसरा नहीं है। फिर भी समाज सेब के पीछे भाग रहा है क्योंकि रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से बचो वाली धारणा समाज के दिमाग में घर कर गई है। और ये महज एक फल के चुनाव का मामला नहीं है, बल्कि ये एक तरह के बौद्धिक उपनिवेशवाद और पश्चिमी मान्यताओं के प्रति हमारे सहज झुकाव को दर्शाता है। प्रेमचंद व्यंग करते हैं कि आमों में विटामिन या प्रोटीन है या नहीं, इस पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था या मुहर नहीं लगी है, जबकि सेब को ये व्यवस्था मिल चुकी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा समाज हमेशा से अपने स्थानीय स्वाद से ज्यादा उस चीज पर भरोसा करता आया है जिसे पश्चिम से वैलिडेशन मिल चुकी हो? क्या हम स्वास्थ्य के नाम पर दिखावे के शिकार हो रहे हैं? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में कॉग्निटिव माइजरलीनेस या संज्ञानात्मक कंजूसी कहा जा सकता है। संज्ञानात्मक कंजूसी, ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, मतलब इंसानी दिमाग हमेशा शॉर्टकट खोजता है
किसी स्थानीय फल जैसे आम की गुणवत्ता को पहचानने के लिए अनुभव चाहिए, समय चाहिए। राइट। लेकिन अगर किसी चीज पर पश्चिमी विज्ञान या डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होने का ठप्पा लगा है तो दिमाग को सोचने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। सेब अब केवल स्वाद की चीज नहीं रहा, वो एक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र बन गया है। हाँ, बहुत सही पॉइंट है। इंसान डॉक्टर से बचने के लिए नीमकोड़ी यानी नीम का कड़वा फल तक खाने को तैयार हो जाता है, तो सेब तो फिर भी मीठा है और देखने में सुंदर है। बिल्कुल। मतलब सेब अब महज एक फल नहीं रहा, वो शिक्षित और जागरूक होने का एक स्टेटस सिंबल बन गया है। और अब यहाँ कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, जब वो फल वाले की दुकान पर जाते हैं। एग्जैक्टली। इसी बाहरी दिखावे यानी उन गुलाबी और रंगदार सेबों का आकर्षण में आकर लेखक फल वाले की दुकान पर पहुंचता है। यहाँ से कहानी सिद्धांत से निकलकर यथार्थ में आती है। लेखक आधा सेर कश्मीरी सेब मांगता है और दुकानदार अपनी मीठी बातों से उसे यकीन दिलाता है। और यहीं पर खरीदारी की वो प्रक्रिया शुरू होती है जहां हमें मानव व्यवहार का सबसे कमजोर पहलू देखने को मिलता है। हाँ। लेखक मोलभाव करने के बाद अपना रुमाल निकालकर दुकानदार को देता है और कहता है, चुन चुन कर रखना। और दुकानदार तराजू उठाता है और अपने नौकर से कहता है, लौंडे, आज सेर कश्मीरी सेब निकालना, चुन कर लाना। ये जो घटना है ना, ये देखने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो अपना रुमाल निकाल कर दे देना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल क्यू था। ये बिना कहे ये जताना था कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, तुम पर छोड़ता हूं। और लेखक बिना देखे अपनी जेब से 4 आने निकाल कर दे देता है। असल में वो रुमाल एक तरह से ब्लाइंड ट्रस्ट या अंधविश्वास का प्रतीक बन जाता है। लेखक ने फल खुद नहीं चुने, उसने अपनी आलोचनात्मक सोच या परखने की क्षमता को उसी रुमाल में बांधकर दुकानदार के हवाले कर दिया। राइट। और क्योंकि रात का वक्त था, फल खाने का नियम नहीं था, इसलिए लिफाफा घर लाकर ज्यों का त्यों रख दिया गया। लेकिन असली रहस्योद्घाटन तो सुबह होता है। हाँ। सुबह की रोशनी में। अब यहाँ धोखे का पूरा ताना बाना खुलकर सामने आता है। हाँ। सुबह नाश्ते के लिए जब पहला सेब निकाला जाता है तो वो सड़ा हुआ निकलता है। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। दिमाग सबसे पहले यही सोचता है कि चलो रात का वक्त था, शायद दुकानदार ने देखा नहीं होगा। लेकिन जब दूसरा सेब निकलता है तो वो आधा सड़ा हुआ होता है। और तीसरे सेब की हालत ये थी कि वो दबकर बिल्कुल पिचक गया था। और फिर वो चौथा सेब तो बहुत ही खास था। वो देखने में बिल्कुल बेदाग था, लेकिन जब उसे ध्यान से देखा गया तो उसमें एक काला सुराख था, बिल्कुल वैसा ही जैसे अक्सर बेरों में होता है। अरे बाप रे। और जब उसे काटा गया तो भीतर भी वैसे ही धब्बे थे जैसे कीड़े लगे हुए बेर में होते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब एक सेब खराब हो तो समझ आता है, लेकिन 4 अलग अलग तरह के सेब और चारों ही खराब, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये तो बकायदा कचरे का एक सोच समझकर किया गया चुनाव है। एग्जैक्टली। ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि दुकानदार ने उन सेबों को अनजाने में नहीं उठाया था। उसने जानबूझकर अपनी दुकान के सबसे खराब सेबों को चुना। जब एक ग्राहक अपना रुमाल देकर ध्यान हटा लेता है तो बेईमान व्यक्ति के लिए ये एक अवसर बन जाता है अपना नुकसान दूसरे के सिर मढ़ने का। और स्रोत के अनुसार एक भी सेब खाने लायक नहीं था। लेखक खुद ये मानता है कि एक सेब खराब होता तो वो उसे क्षमा के योग्य समझ लेता, लेकिन 4 के चारों खराब निकलना एक साफ धोखा था। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे धोखे का पता चलने के बाद भी लेखक का गुस्सा दुकानदार पर नहीं फूटता। हाँ, कोई और होता तो शायद 4 आने के नुकसान पर आग बबूला हो जाता, दुकान पर जाकर सीधा झगड़ा करता। बिल्कुल। लेकिन लेखक कहता है कि उसे पैसों के नुकसान का उतना दुख नहीं हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का हुआ। और उससे भी बड़ी बात, लेखक इस पूरी घटना में खुद को एक सहयोगी के रूप में देखता है। यही वो दार्शनिक मोड़ है जो इस कहानी को एक साधारण घटना से ऊपर उठाता है। सहयोगी कैसे? मतलब लेखक का ये निष्कर्ष कि इस धोखे में मेरा भी सहयोग था, मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मानव स्वभाव की एक बहुत गहरी परत खोलता है। पर मैं यहाँ थोड़ा रुककर एक सवाल उठाना चाहूंगा। क्या हम यहाँ विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहे हैं? मतलब जो व्यक्ति खुद ठगा गया है, हम उसी की गलती निकाल रहे हैं? क्या एक सभ्य समाज में किसी पर भरोसा करना हमारी गलती है? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। देखने में ये सच में पीड़ित को दोष देना लग सकता है, लेकिन प्रेमचंद यहाँ
पीड़ित को दोषी नहीं ठहरा रहे, बल्कि वो बेईमानी के पीछे काम करने वाले मैकेनिज्म को समझा रहे हैं। वो मैकेनिज्म क्या है? स्रोत में स्पष्ट रूप से लिखा है, आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी की प्रवृत्ति अक्सर सुप्त अवस्था में रहती है। जब हम अपना ढीलापन दिखाते हैं या सहज विश्वास कर लेते हैं, तो असल में हम बेईमानी में सहयोग कर रहे होते हैं। दुकानदार ने लेखक का रुमाल लेते ही ये भाप लिया था कि ये ग्राहक अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है, और ना ही इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। एग्जैक्टली। मतलब हमारा ढीलापन बेईमानी के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है। जी। अगर ग्राहक सतर्क रहें, अपनी आंखों का इस्तेमाल करें, तो सामने वाला भी धोखा देने से पहले 100 बार सोचेगा। एकदम सही। और इस व्यक्तिगत धोखे की घटना को अब समाज के व्यापक नैतिक पतन से जोड़ा गया है। एक समय था जब बाजार में साख सबसे कीमती चीज हुआ करती थी। इस विरोधाभास को स्पष्ट करने के लिए मुहर्रम के मेले का किस्सा दिया गया है। हाँ, वो किस्सा जहां लेखक अपने पुराने दिनों की बात करता है। लेखक ने मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले से एक पैसे की रेवड़ियां खरीदी थी, लेकिन गलती से 1 पैसे की जगह 98 दे दी। घर आकर जब भूल मालूम हुई तो वो बुरी तरह घबराकर उस खोमचे वाले के पास दौड़ा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो 98 वापस करेगा। लेकिन उस खोमचे वाले की प्रतिक्रिया समाज के उस पुराने नैतिक ढांचे को दर्शाती है जो अब टूट रहा है। उसने न केवल खुशी खुशी वो 98 वापस कर दी, बल्कि उल्टे क्षमा भी मांगी। वाह! अगर हम उस खोमचे वाले के अर्थशास्त्र को समझें, तो उसकी पूरी आजीविका उस इलाके में उसके विश्वसनीयता पर टिकी थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पुराने समय में जो एक अनकहा नियम था कि ग्राहक का भरोसा नहीं तोड़ना है, वो आधुनिक समाज में आकर पूरी तरह खत्म हो गया है? बिल्कुल। ये दर्शाता है कि ट्रस्ट डेफिसिट या भरोसे की कमी कैसे पूरे समाज में फैल गई है। प्रेमचंद बताते हैं कि आज पढ़े लिखे बाबुओं, कर्मचारियों, पुलिस या कचहरी पर कोई भरोसा नहीं करता। हाँ, स्रोत में लिखा है कि वहां जाने पर दुर्गति ही होती है। सही कहा। और अब वो पुरानी साख जो व्यापारियों में बची थी, वो भी कश्मीरी सेब के नाम पर सड़े सेब बेचने में तब्दील हो गई है। ये तो व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। एक समय में जो नैतिकता समाज के अनपढ़ या छोटे व्यापारियों में थी, वो आज के शिक्षित समाज से गायब हो गई है। और इसमें बड़ा योगदान उसी उपभोक्ता का है जो बाहरी दिखावे और पश्चिमी मोहर में इतना अंधा हो गया है कि उसने अपनी आंखों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। तो इस सब का हमारे लिए क्या अर्थ है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मुंशी प्रेमचंद के कश्मीरी सेब सिर्फ एक सड़े हुए फल की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समाज में घटते भरोसे और हमारी अपनी लापरवाही का एक सटीक रूपक है। अगर हम बाजार में या समाज में अपनी आंखें बंद रखेंगे, तो हमें कश्मीरी सेब के नाम पर धोखा ही मिलेगा। सतर्कता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जाने से पहले मैं एक अंतिम विचार श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगा। जी बताइए। आज के इस डिजिटल युग में जहां हम सब कुछ बिना देखे सिर्फ एक क्लिक पे खरीदते हैं, अनजान लोगों की रेटिंग्स पर अंधविश्वास करते हैं। हाँ, ये तो हम रोज ही करते हैं। तो क्या हम अनजाने में अपना डिजिटल रुमाल हर रोज किसी अजनबी के हाथ में नहीं सौंप रहे हैं? क्या सुविधा भी चाहत ने हमारी आलोचनात्मक सोच को इतना कमजोर कर दिया है कि हम खुद अपने धोखे के मुंह भागीदार बन गए हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हम सभी को इस सवाल पर विचार जरूर करना चाहिए। इसी के साथ इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।